बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चैप्टर के ज्यादातर कंसेप्ट्स और प्रोसीजर्स रिफ्रेश करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर आपके सामने है फर्स्ट एमसीक्यू। स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर आपको एक 2/2 का डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है और राइट साइड पर आपके पास है 0। स्टूडेंट्स, जो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास मौजूद है बुक में, वहां पर आपको 4 इक्वेशंस नजर आ रही हैं। हर इक्वेशन के अंदर ए बी सी आपको अननोन्स दिखाई दे रहे हैं। ए बी सी यहां पर भी मौजूद हैं। वो इक्वेशंस ये शो कर रही हैं कि हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके इक्वल टू 0 लिखकर एक इक्वेशन बनानी है और हमारा करेक्ट ऑप्शन उन ऑप्शंस में से हमें पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसको एक्सपैंड करते हैं। चूंकि 2/2 का डिटर्मिनेंट है, सो वेरी सिंपल, इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे। माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, 2 7s आर 14a माइनस 2 5s आर 10b माइनस माइनस प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब माइनस 10b को अगर आप वहां ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। माइनस 10b को आप वहां पर शिफ्ट करें दूसरी जानिब, 14a प्लस 3c इज इक्वल टू 10b। तो स्टूडेंट्स, गौर करने पर आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल यही है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू के अंदर हमें 3/3 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अगर आप ऑप्शंस पर गौर करें तो हर ऑप्शन के अंदर आपको कोफैक्टर्स दिखाई देंगे, यानी कोफैक्टर्स की बुनियाद पर हमें ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला बताना है। अब स्टूडेंट्स, कोफैक्टर्स की बुनियाद पर आपको मैंने फॉर्मूलाज बताए थे कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को बेस बनाकर फॉर्मूला बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं फर्स्ट रो को फॉलो करूं तो ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट रो की बुनियाद पर A11 एलिमेंट, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा A11 कोफैक्टर प्लस A12 एलिमेंट, A12 कोफैक्टर प्लस A13 एलिमेंट, A13 कोफैक्टर। इसी तरह सेकंड रो की बुनियाद पर फॉर्मूला बनाया जा सकता है A21 एलिमेंट, A21 कोफैक्टर प्लस A22 एलिमेंट, A22 कोफैक्टर प्लस A23 एलिमेंट, A23 कोफैक्टर। आप समझ गए होंगे कि इसी पैटर्न पर आप थर्ड रो की बुनियाद पर भी फॉर्मूला बना सकते हैं और इसी पैटर्न पर आप कॉलम्स की बेस पर भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब मैं फर्स्ट कॉलम की बुनियाद पर फॉर्मूला बना रहा हूं, A11 प्लस A21 प्लस A31 अब स्टूडेंट्स, इसी तरह सेकंड कॉलम की बुनियाद पर भी फॉर्मूला बन सकता है, थर्ड कॉलम की बुनियाद पर भी फॉर्मूला बन सकता है। यानी 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए आप इस तरह 6 फॉर्मूलाज बना सकते हैं, 3 रोज की बुनियाद पर और 3 कॉलम्स की बुनियाद पर। अब स्टूडेंट्स, आप अगर गौर करें तो आपको ये ए डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। सो आर ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड एमसीक्यू। यहां पर आपको एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक अननोन है अल्फा। इसके बाद हमें बताया गया है कि ए क्यूब का डिटर्मिनेंट 125 है, हमें वैल्यू ऑफ अल्फा मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 125, हमें वैल्यू ऑफ अल्फा मालूम करनी है। आपको यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करनी है जो कि हमने डिस्कस की थी, और वो प्रॉपर्टी को अगर मैं इंग्लिश सेंटेंस में बोलूं तो इस तरह से है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दोज मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या है मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर आपके पास हैं 2 मैट्रिसेस ए और बी।
ए और बी दो मैट्रिसेस, इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने लिखा। जाहिर बात है अगर बात डिटर्मिनेंट की जा रही है तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। अब ये दो अगर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स, ये इसके इक्वल होगा। अगर आप इसको तीन मैट्रिसेस के ऊपर ले जाएं तो फिर इस तरह से लिखा जाएगा, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आप डाल लें, ना भी डालें तो अंडरस्टूड कंसीडर किया जाएगा। अगर आप इसे n मैट्रिसेस पर ले जाएं, मैं अगर इसे इस तरह से लिखूं जनरलाइज करके A1 A2 A3 और चलते चले जाएं AN, ये डिफरेंट मैट्रिसेस सारे सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस, इन सब का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स A1 A2 A3 टिल AN, यानी ये प्रोडक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सेम मैट्रिक्स हो, फर्ज करें कि आप यहां पर हैं, आप ये यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेसिकली ये जनरलाइज हो गया, अगर तीन मैट्रिसेस हो तो ये होगा और अगर दो मैट्रिसेस हो तो आप इसे इस तरह से देखेंगे। अब अगर ये तीनों मैट्रिसेस सेम हो तो यहां पर भी A, यहां पर भी A, यहां पर भी A, तो ये बन जाएगा हमारे पास A क्यूब, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब यहां पर A और A, तो ये आ जाएगा A डिटर्मिनेंट इंटू A डिटर्मिनेंट इंटू A डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास ये बन जाएगा A डिटर्मिनेंट क्यूब, यानी A क्यूब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं AN डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट होल पावर n। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को हमने यूज करना है, हमारे पास A क्यूब डिटर्मिनेंट बराबर है 125 के, तो यहां पर आ गया 125 A डिटर्मिनेंट क्यूब। अब स्टूडेंट्स 125 किसका क्यूब है? द आंसर इज ये 5 का क्यूब है। मैं इसे लिख सकता हूं A डिटर्मिनेंट क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब रूट लेने से हमारे पास ये आ गया A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। अब A डिटर्मिनेंट आप लेफ्ट साइड पर इवेल्युएट कर लें। A डिटर्मिनेंट लेफ्ट साइड पर हम बनाते हैं अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 5। अब इसे एक्सपैंड किया, ये आ गया अल्फा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 5, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अल्फा इज इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो आ गया +-3। स्टूडेंट्स ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज फोर्थ एमसीक्यू। हमें गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट इज 47। हमें इसको सामने रखते हुए डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज बताना है कि क्या होगा। स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, यानी आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, दोनों आंसर्स सेम आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट भी 47 ही होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की जानिब, जो कि होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स दिस इज एमसीक्यू नंबर 5। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 5, then 5 Students, this is MCQ number 5. If determinant of A is equal to 5, then find determinant of 15A where A is of order 2 by 2. Students, इस किस्म के MCQ के लिए मैं आपको जनरल
जो रूल है वो बता देता हूं जो आपने याद रखना है। इस किस्म के तमाम जो एमसीक्यूज हैं वो आप उस रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। इफ ए इज ऑफ ऑर्डर n बाय n, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n बाय n का, देन डिटर्मिनेंट ka will be equal to k raised to power n determinant of a। हम इस चीज को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं k a डिटर्मिनेंट, k एक स्केलर है, k डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k raised to power n a डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स ये रूल हम यहां पर फॉलो करेंगे। यहां पर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास स्टूडेंट्स 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, के की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है यहां पर 15, ऑर्डर स्टूडेंट्स हमारे पास है यहां पर 2 by 2, यहां पर आप लिख दें 15a डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स 15 का स्क्वायर 225 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास 1125, दैट इज ऑप्शन डी। अब स्टूडेंट्स फर्ज करें कि यहां पर ऑर्डर 3 by 3 होता, तो उस सूरत में क्या होता स्टूडेंट्स, n की वैल्यू आप 3 कर देते। अगर यहां ऑर्डर 4 by 4 होता, n की वैल्यू आप 4 कर देते। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a 10 होता, आप यहां पर 5 की जगह पर डिटर्मिनेंट ऑफ a की जगह पर आप 10 कर देते। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास k की वैल्यू यहां पर 15 है, अगर 20 होती, 30 होती, k की वैल्यू 20 होती फर्ज करें, तो आप यहां पर k की वैल्यू 20 कर देते, यहां पर k की वैल्यू 20 हो जाती। तो स्टूडेंट्स वेरी वेरी सिंपल, बस आपने ये रूल याद रखना है। स्टूडेंट्स इस रूल को मैं मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूं आपको। ये रूल बुनियादी तौर पर यह बताता है कि डिटर्मिनेंट के अंदर हम हर रो का अलहदा अलहदा कॉमन लेते हैं या हर कॉलम का अलहदा अलहदा कॉमन लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, दैट इज 5 0 0 1, ये 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स मेरा सवाल आपसे यह है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है। शाबाश, 5 1s are 5 माइनस 0, इसका डिटर्मिनेंट 5 है। मैंने जानबूझकर इस किस्म का जो मैट्रिक्स है वो चूज किया कि जिसका डिटर्मिनेंट 5 ही आ रहा हो, ताकि मैं इसी किस्म का सिनेरियो आपके सामने डेवलप करूं। अब स्टूडेंट्स 15 टाइम्स a, 15 से a को मल्टीप्लाई किया, तमाम एलिमेंट्स 15 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहां पर 0 ही रहेगा, यहां पर भी 0, 15 इंटू 1। अब स्टूडेंट्स हमें 15 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, इसका हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अब यहां पर हमने ब्रैकेट्स का स्टाइल चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट का असूल यह है कि आप पूरे मैट्रिक्स के अंदर आप पूरे मैट्रिक्स में से एक चीज कॉमन लेते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो एक नंबर मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में अगर आप एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, और जब आप कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो से ही आप कॉमन लेते हैं या किसी एक कॉलम से ही आप कॉमन लेते हैं। हर रो और हर कॉलम का अलहदा से कॉमन होता है। अब स्टूडेंट्स यहां पर इस रो का कॉमन आएगा 15, इस रो का कॉमन भी आएगा 15। अब आपके पास बच गया यहां पर 5 0 0 1। अगर आप कॉलम वाइज कॉमन की बात करते हैं तो इस कॉलम का कॉमन 15, इस कॉलम का कॉमन 15, आपके पास ये बच गया, 15 स्क्वायर बन गया यहां पर, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट आ गया 5। तो 15 का स्क्वायर अगेन 225, 5s are
1125। ये वही एग्जैक्ट आपको चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी कि इसका मतलब क्या है इस रूल का, कि हर जो रो है उसका अलहदा से कॉमन होता है। अब यहां पर 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो इसका मतलब है कि जो k है ये 2 दफा कॉमन आना है। अगर ये ऑर्डर 3 by 3 होता तो फिर 15 3 दफा कॉमन आता, या k 3 दफा कॉमन आता, हर रो का अलहदा अलहदा कॉमन आता, फिर 15 की पावर यहां पर 3 हो जाती। अगर ऑर्डर 4 by 4 होता तो 15 की पावर यहां पर 4 आ जाती। अगर ऑर्डर n होता तो 15 की पावर n आ जाती। ये स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्लेनेशन। बढ़ते हैं एक और एमसीक्यू की जानिब। स्टूडेंट्स ये 6th एमसीक्यू, इफ a is this matrix then find a raised to power n where n belongs to set of natural numbers। स्टूडेंट्स हमें मैट्रिक्स a गिवन है, हमें a raised to power n मैट्रिक्स मालूम करना है where n belongs to set of natural numbers। स्टूडेंट्स मेरा सवाल आपसे यह है कि ये मैट्रिक्स कौन सा है। शाबाश। आप में से बाज लोग कहेंगे सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी रो और कॉलम्स की तादाद बराबर है, ये वाकई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एक खास टाइप है, वो जरा बताएं कि कौन सा है। मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। शाबाश। आप में से बाज स्टूडेंट्स के ज़हन में आंसर आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, और बाज के ज़हन में आंसर आएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स दोनों का जवाब दुरुस्त है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स वालों की बात ज्यादा दुरुस्त है। अब किस तरह से? स्टूडेंट्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों, और मेन डायगोनल में कोई एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इस डेफिनेशन के लिहाज से ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स या एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के अंदर तमाम नॉन जीरो एलिमेंट्स सेम हो, यानी एक ही एलिमेंट बार बार आ रहा हो, एक ही नॉन जीरो एलिमेंट हो, जैसे कि यहां पर 3 और यहां पर भी 3, तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स हो या स्केलर मैट्रिक्स हो, आपको उस मैट्रिक्स की अगर पावर लेनी है तो आप मेन डायगोनल एलिमेंट्स के की वही पावर ले लें। यानी यहां पर a रेज टू पावर 2 अगर आपने करना है, फर्ज किया अगर a रेज टू पावर 2 करना है, तो 3 स्क्वायर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स पर स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपने क्यूब करना है तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स पर क्यूब आ जाएगा। और यहां पर तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स गिवन है। अगर आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स गिवन हो, यहां पर 2 कर लें, आप यहां पर 0 कर लें, सारे एलिमेंट्स 0 नहीं आप कर सकते, मेन डायगोनल के कोई एक नॉन जीरो रहना चाहिए, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इस सूरत में अगर आपने a रेज टू पावर 5 मालूम करना है तो 3 रेज टू पावर 5 0 0 2 रेज टू पावर 5, यानी मेन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वो पावर अप्लाई हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमें an मालूम करना है, तो an हमारे पास होगा 3 रेज टू पावर n 0 0 3 रेज टू पावर n। अब 3 रेज टू पावर n यहां से अगर हम कॉमन निकाल लें, और मैट्रिक्स का एक ही कॉमन होता है, यहां पर आ जाएगा 1 0 0 और 1। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, लेकिन यही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है आपके 4 ऑप्शंस के अंदर। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। स्टूडेंट्स यहां पर एमसीक्यूज का सिलसिला खत्म हुआ। अब हम इससे आगे जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, लेकिन ये काम होगा फर्स्ट बोर्ड से। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर हमें इस प्रोडक्ट को कंप्यूट करने के लिए कहा गया है। स्टूडेंट्स इस किस्म के प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज 2.1 के लेक्चर नंबर 4 में सॉल्व किए थे। आपको अगर रिकॉल करना हो सारा प्रोसीजर, सारे कंसेप्ट्स, तो आप ये लेक्चर देखकर रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन बता देता हूं, आप खुद आगे चल पड़ेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे सामने 3 मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? शाबाश, 3/2। सेकेंड मैट्रिक्स का 2/3, और थर्ड का 3/1।
मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या फर्स्ट टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किया जा सकता है? द आंसर इज यस। उस वक्त मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किया जा सकता है कि जब पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर हो। मैं ये आपको सिखा चुका हूं कि आप इस तरह से ऑर्डर लिखें, अगर आपको मिडिल नंबर्स दोनों सेम मिले तो प्रोडक्ट हो सकता है। इन दो मैट्रिसेस को भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दो मैट्रिसेस को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चूंकि 3/3 तो 3 और 3 बराबर, यानी पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज की तादाद बराबर होगी, तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और 3/3 चूंकि इस प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा इधर 3/1 है, तो आपका जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स अल्टीमेटली फाइनल आंसर के तौर पर आएगा वो 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, आपको मैट्रिक्स मिलेगा 2/1 ऑर्डर का। अब 2/1, 2 और 2 बराबर, 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको फाइनली प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा। ये वही मैट्रिक्स होगा जो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर इसको मिलाकर हासिल करेंगे। यानी आप कोई भी रास्ता इस्तेमाल करें, आपका सेम मैट्रिक्स आपको हासिल होगा। स्टूडेंट्स, ये आप खुद परफॉर्म कीजिएगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो एक्सरसाइज 2.1 लेक्चर नंबर 4 को गौर से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स राइट साइड पर दिस इज नॉट जीरो, दिस इज इनफैक्ट नल मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हम इसे ओ कहेंगे। ओ हम से रिप्रेजेंट किया जाता है नल मैट्रिक्स को। स्टूडेंट्स, इस किस्म के प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.1 लेक्चर नंबर 5 के अंदर, जहां पर हम किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, वेरीफाई कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसको हमने परफॉर्म कैसे करना है? स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड को अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में आपको 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं। पहली वैल्यू आपको ए स्क्वायर रिक्वायर्ड है, आप ए स्क्वायर मालूम कर लें। ए स्क्वायर क्या है? ए इंटू ए। आप ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद आप 4 टाइम्स ए मालूम कर लें, यानी मैट्रिक्स ए को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद आप 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मालूम कर लें। चूंकि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/3, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप 3/3 का लेंगे। दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए का स्क्वायर आप मालूम कर लेंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड लिखकर ए स्क्वायर -4a -5i, ये तीनों मैट्रिसेस आप यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे राइट साइड पर। ये तीनों, एक मैट्रिक्स माइनस दूसरा मैट्रिक्स माइनस तीसरा मैट्रिक्स जो आपको यहां पर मिले होंगे, ये आप वैल्यूज पुट करके जब आप ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे राइट साइड पर, तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर के तौर पर आपको नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हासिल होगा, यानी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जिसको आप ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम अब आप खुद सॉल्व कीजिएगा, मैंने आपको रास्ता बता दिया। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और एक मैट्रिक्स बी गिवन है। मैंने मैट्रिक्स यहां पर नहीं लिखा, मैट्रिक्स आपके पास किताब में मौजूद है। दो मैट्रिक्सेस आपको गिवन है, आपको 2a - b स्क्वायर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। स्टूडेंट्स, सवाल यह है कि क्या आपके पास यह मैट्रिक्स मौजूद है? द आंसर इज नो। हमारे पास तो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। स्टूडेंट्स, आप पहले क्या करेंगे? आप पहले ए की बुनियाद पर ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स मालूम करेंगे, यानी मैट्रिक्स ए को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए। बी स्क्वायर आप मालूम करने के लिए बी को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास बी स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर आप 2a - b स्क्वायर ये मैट्रिक्स मालूम करेंगे। 2a
जो मैट्रिक्स है ये 2a माइनस जो b स्क्वायर मैट्रिक्स है आप लिखकर ये आप सॉल्यूशन करेंगे, यानी इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा 2a माइनस बी स्क्वायर, आप उसका लेंगे डिटर्मिनेंट उस सिंगल मैट्रिक्स का, और डिटर्मिनेंट लेने के लिए आप सिंपली किसी रो किसी कॉलम से एक्सपैंड कर दीजिएगा। जिस रो या जिस कॉलम के अंदर आपको ज्यादा जीरोस दिखाई दे वहां से एक्सपेंशन आसान होगी, आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, यानी हमें यह साबित करना है कि ये डिटर्मिनेंट a माइनस होल क्यूब के इक्वल है। स्टूडेंट्स, इस किस्म के प्रॉब्लम्स मैंने बड़ी डिटेल में आपके लिए सॉल्व किए एक्सरसाइज 2.2 लेक्चर नंबर 5 के अंदर। आप ये लेक्चर देखें, आपको सारी जो इसकी थ्योरी है, जो इसके कंसेप्ट्स हैं, जो इसके प्रोसीजर्स हैं, वो सारे रिकॉल हो जाएंगे। मैं आपको फिर भी हिंट दे देता हूं इसके लिए। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको R1 माइनस R2 एक ऑपरेशन और R2 माइनस R3 दूसरा ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, ये दो रो ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं। रो 1 में से भी आपको a माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा और रो 2 में से भी आपको a माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप यहां पर आप जरा देखें, R1 में से जब R2 आप माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 यहां पर 0 आ चुका होगा। R2 में से जब आप R3 माइनस करेंगे तो यहां पर भी आपको 0 मिल चुका होगा। उसके बाद आप कॉलम 3 से एक्सपैंड कर दीजिएगा। a माइनस 1 दोनों रोज में से कॉमन लेने के बाद a माइनस 1 स्क्वायर आपको डिटर्मिनेंट से बाहर मिल जाएगा। आप कॉलम 3 से आप एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपेंशन की सूरत में आपको a माइनस 1 एक और फैक्टर मिल जाएगा, जिससे a माइनस 1 होल क्यूब आपका बन जाएगा। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको फिर भी समझना है तो मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है, आप ये लेक्चर अच्छे अंदाज में सुनकर इस प्रोसीजर को रिकॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की जानिब, लेकिन ये काम होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। हमें चेक करना है इनफैक्ट कि a इंटू ए ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू A क्या सिमेट्रिक है या नहीं। स्टूडेंट्स, हमारे पास मैट्रिक्स A तो मौजूद है, A ट्रांसपोज कैसे आएगा? शाबाश जी, इसकी रोज को हम कॉलम्स बना देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखें, एक मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ हमेशा मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि कॉलम्स रोज बन जाते हैं। पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के हमेशा बराबर आती है। सो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट डेफिनेटली पॉसिबल है। अब स्टूडेंट्स, A इंटू ए ट्रांसपोज, आप ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स मालूम करेंगे, A को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स आएगा फिर आपने उसको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। आप जो मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लीजिएगा। अगर सेम मैट्रिक्स वापस आ गया तो A इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से ये दूसरा प्रोडक्ट आपने मालूम करना है। पहले आपने A इंटू ए ट्रांसपोज किया, अब आपने A ट्रांसपोज इंटू ए करना है। ये मैट्रिक्स मालूम करने के बाद फिर आपने इसको चेक करना है कि इस मैट्रिक है या नहीं। इसको चेक करने के लिए अगेन आप इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। अगर सेम मैट्रिक्स वापस आ गया तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स, ये आप खुद परफॉर्म कीजिएगा। अगर आपको फर्दर हेल्प चाहिए हो तो एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर नंबर 8 देख लीजिएगा, आपको वहां से भी कुछ ना कुछ हेल्प प्रोसीजर वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज मिल जाएगी। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर हमें एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है जिसे A का नाम दिया गया है। हमें प्रूव करना है कि A इनवर्स A के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, A इनवर्स A के इक्वल जनरली नहीं होता। ये कोई खास किस्म का मैट्रिक्स है जिसके अंदर A इनवर्स A के इक्वल आ जाएगा। अब हमें A इनवर्स इनफैक्ट यहां पर मालूम करना है। A इनवर्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है हमारे पास A इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ A
ओवर ए डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, आप पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, उसके बाद आप एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको 9 के 9 को-फैक्टर्स मालूम करने होंगे। आप मैट्रिक्स ऑफ को-फैक्टर्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा, और इस खास मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स ए के इक्वल ही होगा। ए इनवर्स मालूम करने का जो प्रोसीजर है, जो मैंने आपको अभी जुबानी बताया है, अगर आपने ये देखना हो तो एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर नंबर 2 आप सुन सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हमने रो ऑपरेशंस की बुनियाद पर भी इनवर्स मालूम करना सीखा था। अगर आपने वो देखना हो तो एक्सरसाइज 2.3 का आप लेक्चर देखिएगा, जिसमें हमने प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर रो ऑपरेशन की बुनियाद पर इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 के अंदर हमें 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें ये वैल्यू मालूम करनी है। यानी ये एक मैट्रिक्स है जो हमें मालूम करना है। इसके अंदर मैट्रिक्स ए तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन 10 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स हमें मालूम करना है। ए इनवर्स पहले मालूम होगा, फिर 10 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स हम मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स, 2x2 ऑर्डर का इनवर्स मालूम करना बहुत ही आसान। ये आपके पास स्टूडेंट्स फार्मूला, इस फार्मूला को यूज करते हुए आप इनवर्स मालूम कीजिएगा। फिर उसके बाद आपने ये करना है, इनवर्स मालूम करने के बाद आपने लेफ्ट साइड पर लिखकर राइट साइड पर आपने मैट्रिक्स ए प्लस 10 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स, यहां पर आ जाएगा ए इनवर्स। ये प्रोडक्ट परफॉर्म करके फिर इन दोनों मैट्रिक्सेस का सम आप कर दीजिएगा, आपके पास ये वैल्यू आ चुकी होगी। 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करने का प्रोसीजर आपने मैट्रिक में भी सीखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप रिकॉल करना चाहें तो एक्सरसाइज 2.2 लेक्चर नंबर 7 में आपको मिल जाएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 के अंदर आपको एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और आपको उसे 4 डिफरेंट मेथड्स की मदद से सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सेकंड मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड, थर्ड मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड और फोर्थ मेथड है क्रैमर्स रूल। स्टूडेंट्स, ये चारों मेथड्स हमने डिस्कस किए हुए हैं एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। आपको ये लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे। अगर आप ये मेथड्स भूल चुके हैं तो इन लेक्चर्स को देखकर इन मेथड्स को रिवाइज करें और इस प्रॉब्लम को बासानी खुद सॉल्व कर लें। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह रिवाइज जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज मुझे आपको एक नसीहत भी करनी है और वो नसीहत रोड सेंस के हवाले से है। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि आप रोड पर जा रहे हैं और रोड पर जब आप जा रहे हैं तो आपने देखा कि एक एक्सीडेंट जो है वो आपके वहां से गुजरने से कुछ देर पहले हो चुका है। आमतौर पर हमारा रवैया ये होता है कि हम रुककर देखना शुरू कर देते हैं कि किसका एक्सीडेंट हुआ, कितना वो इंजर्ड हुआ। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा रवैया है ये गलत है। होता यह है कि हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोग उस इंजर्ड पर्सन को देखने के लिए रुकना शुरू कर देते हैं। अब जब वो रुकना शुरू कर देते हैं तो वहां पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। अब वहां पर जो सबसे पहले कोई शख्स या 2-3 लोग जो रुके होंगे उस जख्मी शख्स की मदद करने के लिए या उस जख्मी फैमिली की मदद करने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस कॉल की होगी। अब वो एम्बुलेंस वहां पहुंचना चाह रही है, लेकिन आप जैसे सो कॉल्ड जो हमदर्द हैं, जो वहां पर देखने के लिए खड़े हो गए हैं, उनकी वजह से वो एम्बुलेंस उस स्पॉट पर नहीं पहुंच पा रही होती। और मैं ये कहूंगा कि हम इनडायरेक्टली उस फैमिली में जो इंजर्ड पर्सन्स हैं या जो भी उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, उनके, मैं इनफैक्ट ये कहूंगा माजरत के साथ कि हम उनके कत्ल का बायस बन रहे होते हैं, क्योंकि वो टाइमली एम्बुलेंस आपके उस रश की वजह से जो आप वहां क्रिएट कर देते हैं वहां नहीं पहुंच पाती। हमारा रवैया क्या होना चाहिए? हमारा रवैया ये होना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है, अगर तो आप फर्स्ट वन पर्सन है जो कि उसके सर पर पहुंच जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात, आप उन्हें उठाएं, रोड के साइड पर करें और कॉल कर दें इमरजेंसी एम्बुलेंस को। तो ये तो बहुत अच्छा रवैया है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि पहले से कोई शख्स मौजूद है उनकी हेल्प के लिए और उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल कर लिया होगा यकीनन, तो फिर आप उसी फ्लो पर दुआ करते हुए गुजर जाएं कि अल्लाह ताला उस शख्स के हक में या उस फैमिली के हक में बेहतर करे।
आप अपनी रफ्तार को कम मत करें ताकि वो एम्बुलेंस वक्त पर उस जख्मी फैमिली या जख्मी शख्स तक पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।